मेरे लगन कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है, लेकिन दशमांश कुंडली में है। गुरुजी, लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों मिलके अगर काल सर्प योग देखना हो तो कैसे देखेंगे? कलयुग केवल नाम आधारा, सबने सुना है। तुलसीदास जी बोल दिए कि कलयुग में सिर्फ नाम का आधार है। तो ये जो मंत्र जाप होता है ये नाम ही है। अब मैं राहु का अगर दान लूंगा तो मेरा राहु और बलवान हो जाएगा। काल सर्प का कवच कैसे बनेगा? आप गूढ़ ज्ञान दे रहा हूं। किसी वर्ग कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा तो ये क्या प्रभाव डालेगा? नमस्कार दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अनुराग जी आज हमारे साथ फिर से हैं। कुंडली में काल सर्प दोष के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अनुराग जी प्रश्न पूछेंगे, मैं इनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा और इस प्रश्नोत्तर के माध्यम से सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। काल सर्प दोष के गूढ़ रहस्यों के बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे ज्योतिषीय सेवाओं और नए बैच की एस्ट्रोलॉजी कोर्स के बैच की शुरुआत होने वाली है। इसके बारे में, ज्योतिषीय सेवाओं और कोर्स के बारे में वीडियो के अंत में आपको अनुराग जी जानकारी दे देंगे। तो अनुराग जी, आपका पहला प्रश्न क्या है? काल सर्प दोष पे हमने देखा कल शाम को आप काफी रिसर्च करके प्रश्न बना रहे थे, तो पूछिए आपका पहला प्रश्न क्या है? गुरुजी, पहला प्रश्न ये है कि काल सर्प दोष क्या होता है? काल सर्प दोष क्या होता है और कैसे बनता है, इसके बारे में मैं जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले आपको काल सर्प दोष जो है अनुराग जी, यह राहु केतु के कारण से बनता है। राहु और केतु इसमें उत्तरदायी होते हैं और ऐसा कहा जाता है जब सारे ग्रह कुंडली में राहु केतु के बीच में आ जाएंगे तो काल सर्प दोष बनेगा। और बहुत सिंपल रूप से जो लोग जानना चाहते हैं कि कुंडली में काल सर्प दोष का प्रभाव है कि नहीं, वो सिर्फ यह देखें कि अगर आपकी कुंडली में, किसी भी कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 घरों में अगर 5 घर लगातार खाली मिल गए, 5 घर लगातार खाली मतलब ग्रह ना हो 5 घरों में लगातार, तो काल सर्प दोष हो सकता है। कुंडली में काल सर्प दोष का प्रभाव आएगा। 9 ग्रह है, राहु केतु के बीच में एक साइड में सारे ग्रह आ जाएंगे तो काल सर्प दोष बन जाएगा। अब मान लीजिए राहु के साथ भी कोई ग्रह बैठा है, केतु के साथ कोई ग्रह उसी भाव में बैठा हुआ है, तो डिग्री देख करके, अंश देख करके निर्धारण होता है। अगर राहु और केतु के साथ में कोई ग्रह बैठा है तो राहु की डिग्री और उस ग्रह की डिग्री देख करके देखेंगे कि वह ग्रह राहु के इस पार है या उस पार है जहां सारे ग्रह बैठे हुए हैं। वैसे अगर डिग्री से ना भी बन रहा हो तो भी जीवन में काल सर्प दोष का असर आ जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ मतलब इस पे चर्चा बनती है कि डिग्री से ग्रह बाहर हो गया है, राहु केतु के अक्ष से बाहर है, तो काल सर्प दोष भंग हो गया। लेकिन यहाँ पर बात यह भी है कि राहु का भाव और उस ग्रह का भाव एक ही है और राशि भी एक ही है, तो इसको इस चीज से समझ सकते हैं भंग तो हुआ है, लेकिन अभी कितना देर भंग हुई, दोनों साथ में ही है, भाव एक है, राशि एक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, आप स्नान कर रहे हैं, कोई व्यक्ति है नदी में स्नान करने गया, तुरंत स्नान करके निकले हुए हैं। बताइए, जो आप अभी तुरंत स्नान करके निकले हुए हैं, तो अभी भी तो आपके दिमाग में वही स्नान, नदी, शरीर भीगा हुआ असर रहेगा ना। 10-15-20 मिनट बीतेगा, दूर जाएंगे, तब उन विचारों से आप बाहर आ जाएंगे। वही है, अगर कोई एक ग्रह बाहर निकल गया है अंश से तो भी काल सर्प का असर आएगा। नहीं पूरा है लेकिन असर रहेगा। तो काल सर्प दोष अनुराग जी बनता है अगर सारे ग्रह राहु केतु के बीच में आ जाते हैं, तब बनता है। सिंपल तरीका, 5 घर लगातार खाली कुंडली में तो काल सर्प देख लीजिए, काल सर्प आने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। जी, दूसरा प्रश्न यह है कि काल सर्प दोष का कुंडली में क्या प्रभाव होता है, क्या असर आता है, उसका रिजल्ट क्या होता है? अब काल सर्प दोष बना हुआ है तो उसके प्रभावों के बारे में तो चर्चा होगी ही। पहले प्रश्न में आपने यह पूछा कैसे बनता है। अब बनता कैसे है, तो फिर दूसरा प्रश्न आपका वाजिब है कि यह काम कैसे करेगा। अब देखिए, काल सर्प दोष का व्यवहारिक रूप से अगर हम असर देखें तो यह व्यक्ति के कार्यों में रुकावट डालता है, विघ्न डालेगा, बाधाएं डालेगा, व्यक्ति की अपॉर्चुनिटीज को लिमिटेड करेगा। काल सर्प दोष जो है, यह अगर आपकी कुंडली में कोई भी समस्या है, किसी भी कारण से है, तो काल सर्प दोष उस समस्या को बढ़ाने का काम करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा। जब हम लोग पढ़ते थे, लेबोरेटरी में जाते थे 11वीं 12वीं में लैब में, तो वहां पर कुछ पदार्थ होते थे जो उत्प्रेरक के रूप में काम करते थे।
अभिक्रिया की क्षमता को बढ़ाने या घटाने का काम करते थे। तो काल सर्प, मान लीजिए किसी की कुंडली में विष दोष बना है, चांडाल दोष है, या किसी भी प्रकार का कोई भी दोष है, कोई ग्रह नीच का है, कुंडली में बल कम है और काल सर्प अगर बन गया, तो काल सर्प क्या करेगा, दुर्योगों के प्रभाव को बढ़ा देने वाला होता है। इसी प्रकार से कुछ अगर अच्छे योग भी बने हैं तो काल सर्प उन अच्छे योगों के प्रभाव को भी कम करता है। तो काल सर्प दोष आप ऐसे लक्षण देख करके भी जान सकते हैं। अगर व्यक्ति के हर काम में रुकावट, विघ्न, बाधा आ रही है, झूठे आक्षेप, आरोप भी लगना इसमें शामिल होता है। व्यक्ति को बुरे स्वप्न आते हैं, अगर सपने में आपको नदी, पहाड़, झील, शिव मंदिर दिखना, शिवलिंग दिखना, चलते चलते रास्ता खत्म हो जाना, सपने में उड़ना, इसके अलावा सोते समय अगर कोई व्यक्ति दांत कटकटा रहा है, इसके अलावा एक चीज और होता है कि अगर रास्ते चलते हुए जानवर आपके ऊपर ज्यादा जो है ध्यान देते हैं, जैसे कुछ लोग रास्ते से जाते हैं तो उनको कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, अन्य लोगों को नहीं भौंकते, इनको भौंकेंगे, जानवर और पक्षी आपका रास्ता रोक करके बैठ जाएं, तो इस प्रकार से भी लक्षण मिलते हैं कि काल सर्प का असर आपके ऊपर है। काल सर्प दोष आपकी कुंडली को बाधित करता, चूंकि आपके 7 ग्रह जो है वो राहु केतु के बीच में आ गए, यानी कि सारे ग्रह जो है 2 क्रूर ग्रहों के बीच में क्या गए हैं, बध गए हैं। यह हर प्रकार से जीवन में बंधन डालने का काम करता है। इसके कुछ अच्छे योग भी हैं, अगर आप आगे सवाल कुछ पूछेंगे तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल काल सर्प दोष व्यक्ति के विकास को रोकता है, दौड़ते हुए व्यक्ति के पांव में समझ लीजिए जंजीर डालने का काम यह करता है। गुरु जी, सुना है काल सर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं, तो 12 भावों में इनके अलग अलग क्या प्रभाव होते हैं, इसके बारे में जरा बताइए। कुंडली में 12 घर हैं, अगर राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आएंगे, घूम घूम करके आए तो 12 घरों में हो सकते हैं। तो 12 घरों में ये राहु केतु हो करके काल सर्प बनाते, इसीलिए इन 12 प्रकार के ये होते हैं। 12 प्रकार के काल सर्पों का मैं पहले देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया काल सर्प का प्रभाव, ये कॉमन प्रभाव है, सभी को मिलेगा। अनजाना, डर, भय, विघ्न, बाधा, रुकावट, अपयश, पता, ये प्रमोशन ना मिलना, आप जो है आपके किए गए कार्यों का श्रेय ना मिलना, जिस व्यक्ति से आप अटेंशन चाहते हैं आपको अटेंशन ना मिलना, ये सब कॉमन फल है। अब इसके अलावा जब काल सर्प बनेगा, जिस भाव में बनेगा उस भाव से संबंधित असर भी आएगा। अब 12 घर है, पहले घर में जब बनेगा तो उसको अनंत नाम का काल सर्प कहते हैं। अनंत क्यों? क्योंकि देखिए द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम सारे भाव फल देते हैं और लग्न फल को लेता है, रिसीव करता है। लग्न मतलब कौन है? हम खुद हैं, हमारा शरीर है। नवम भाव से भाग्य देखते हैं और याद रखिएगा लगन से सौभाग्य देखते हैं, भाग्य का 100 गुना सौभाग्य। तो लगन ही सारे फलों को लेता है, रिसीव करता है। धन जाएगा तो सप्लाई कहाँ जाएगी? लगन में जाएगी। घर गाड़ी होगा, परिवार होगा तो किसका होगा? लगन का, यानी जातक का। तो इसलिए लग्न से अनंत चीजों का विचार होता है, सारी चीजें आकर के लगन में मिलती हैं। इसीलिए पहले घर में बनने वाला जो काल सर्प है वह अनंत नाम का है और यह बहुत ही घातक है, चूंकि लगन से सब कुछ विचार होता है, लगन में सारी चीजें आके मिलती हैं। तो लगन का काल सर्प दोष जीवन के हर क्षेत्र में बाधा पहुंचाएगा, क्योंकि सब फल लगन में आकर के मिलता है। द्वितीय जो होता है कुलिक होता है, द्वितीय प्रकार। अब अगर द्वितीय प्रकार का काल सर्प कुलिक काल सर्प है तो यह कुंडली के दूसरे ही भाव में बनेगा, द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव से धन का विचार है, वाणी का विचार है, कुल खानदान का विचार होता है, इसीलिए इसका नाम कुलिक है भी। तो द्वितीय भाव में जब बनेगा तो जो पहले मैंने आपको कामन इसके प्रभाव बताए हैं वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन विशेष रूप से द्वितीय भाव से जुड़ी हुई परेशानियां आपके जीवन में आएंगी। धन से जुड़ी, कुटुंब से जुड़ी, वाणी से जुड़ी। द्वितीय भाव संस्कारों का भी होता है। यहाँ मैं आपको बताऊं, देखिए एक जो हमें पारिवारिक संस्कार मिलता है, कुटुंब है द्वितीय भाव, संस्कार हमें कहाँ से मिलता है? कुटुंब से ही मिलता है। तो द्वितीय भाव से पारिवारिक संस्कार भी देखते हैं, कुटुंब का संस्कार। और जो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्कूल के माध्यम से जो ज्ञान और संस्कार हासिल करते हैं वो पंचम भाव में आता है। तो द्वितीय भाव में काल सर्प दोष बनेगा तो धन, परिवार और कुटुंब पर उसका विशेष प्रभाव जाएगा। तृतीय भाव के काल सर्प को वासुकी काल सर्प योग बोलते हैं।
अब तृतीय भाव में बनेगा तो तृतीय भाव की चीजों को इन्फ्लुएंस करेगा। तृतीय भाव आपका पराक्रम है, भाई है, पड़ोसी है, मेहनत करने की क्षमता है, शरीर में जो एलर्जिक गतिविधियां होती हैं उन सब का भाव है। तो कॉमन फल के साथ साथ तृतीय भाव से जुड़ा हुआ दुष्प्रभाव आ जाएगा। चतुर्थ भाव में जो काल सर्प दोष बनता है उसे शंखपाल बोलते हैं। अब कॉमन फल के साथ साथ चौथे भाव का भी फल बिगड़ जाएगा। चौथे भाव से भूमि, भवन, वाहन, परिवार, मन की स्थिति देखते हैं, पब्लिक का सपोर्ट देखते हैं, तो ये सारी चीजें भी बिगड़ जाएंगी अगर चौथे भाव में बना है। पंचम भाव में जो काल सर्प बनता है उसको पद्म काल सर्प बोलते हैं। तो इसका कॉमन फल जो रहेगा वो तो रहेगा ही। पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों का है, यानी हमारे पूर्व जन्म के पुण्य पे ही जो है राहु बैठ गया है, केतु बैठ गया है, उस पे ही दोष लग गया है। पंचम भाव संतान का है, बुद्धि का है, उच्च शिक्षा का है, तो इन सारी चीजों से भी जुड़ी हुई समस्याएं आएंगी। कॉमन समस्या के साथ साथ ये स्पेशल समस्याएं आएंगी। छठा भाव में अगर बनता है तो महापद्म काल सर्प दोष बनता है। छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु देखते हैं, कंपटीशन देखते हैं, नौकरी देखा जाता है। तो छठे भाव में बना हुआ काल सर्प दोष रोग से पीड़ित कर सकता है, शत्रु बाधा उत्पन्न कर सकता है, कर्ज के जाल में फंसा सकता है, नौकरी के भंवर जाल में ऐसे उलझ जाएंगे कि ग्रोथ ही नहीं होगी, ना छोड़ पाएंगे, ना करने की इच्छा रहेगी, प्रमोशन नहीं मिल पाना, अटेंशन नहीं मिल पाना। तो छठे भाव का काल सर्प दोष छठे भाव से स्पेशली जो चीजें देखते हैं उनसे बुरी हुई घटनाएं, उनसे जुड़ी बुरी घटनाएं हमें दे सकता है। सातवें भाव में जो काल सर्प दोष बनता है तक्षक काल सर्प दोष बनता है। सातवां भाव किस चीज का है? विवाह का, दाम्पत्य का, ससुराल का, लव लाइफ का, रोमांस का, पार्टनरशिप का। तो यहां पर बुरी स्थितियां बनेंगी। अष्टम भाव किस चीज का है? अष्टम भाव में जो बनता है काल सर्प दोष उसका क्या नाम है? कर्कोटक। कर्कोटक काल सर्प दोष बनेगा अष्टम भाव में। और अष्टम भाव से हम विचार करते हैं जीवन के सबसे बड़े गुप्त रहस्य की, आपके क्षेत्र की, आपके जीवन की कुछ भी जो गुप्त चीजें हैं वो अष्टम भाव है। शरीर का जो सबसे गुप्त अंग है वह अष्टम भाव है। शरीर निर्माण जहां से शुरू होता है, जो शरीर निर्माण का सबसे गुप्त प्रक्रिया है, डीएनए निर्माण की प्रक्रिया, वो अष्टम भाव में आएगा। आपके जीवन में जो सबसे बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा होगा वो अष्टम भाव में आएगा अनुराग जी। तो अष्टम भाव सबसे गूढ़ चीजों का है, यानी जब अष्टम भाव में बनेगा तो आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में जो गूढ़ पक्ष होगा वहां पर यह समस्याएं उत्पन्न करेगा। अष्टम भाव को आयु का भी भाव कहते हैं। तो अष्टम भाव का काल सर्प दोष जो है सेहत को बहुत प्रभावित करेगा। अष्टम भाव पतन का भाव भी माना जाता है, यानी अपयश और पतन भी देगा अष्टम भाव का काल सर्प दोष। नवम भाव में जब यही काल सर्प दोष बनता है तो इसे शंखचूर्ण नाम दिया गया है। शंखचूर्ण नाम का काल सर्प दोष बनेगा। नवम भाव से पिता का विचार होगा, धर्म का विचार होता है, भाग्य का विचार होता है। तो अष्टम नवम भाव में अगर काल सर्प दोष बना है तो भाग्य बाधा स्पष्ट रूप से है। दसम भाव में बनता है तो घातक बोलते हैं। दसम भाव किस चीज का है? कर्म का है। कर्म भाव में बना है, यानी आपके कर्मों को बिगाड़ देगा, कर्मों का फल नहीं मिलने देगा। प्रसिद्धि का है, यश है, मान है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, तो इन सारी चीजों को धूमिल करेगा। जितना आप अच्छा करेंगे उस पूरे अच्छे का रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा, कुछ ना कुछ ये काल सर्प दोष कटौती कर लेगा। 11वें भाव में काल सर्प दोष बनता है तो इसको विषधर काल सर्प दोष बोलते हैं। 11वां भाव किस चीज का है? इच्छाओं की पूर्ति का, मनोकामनाओं की सिद्धि का, लाभ का, अचीवमेंट्स का, उपलब्धियों का। किसी भी उपलब्धि को पाने में हमेशा बाधा आएगी, एक बार बाधा का सामना करना पड़ेगा। और ये जो बता रहे हैं प्रकार, ये राहु की स्थिति को देख के, पहले राहु है तब केतु है, तो राहु के अनुसार देखना है। राहु एकादश भाव में आएगा तब यह योग बनेगा, विषधर नाम का काल सर्प दोष बनेगा। हर भाव में पहले जहां राहु से ही काउंट किया, राहु से ही काउंट करना है। राहु लगन में तो अनंत, हाँ, समझ। केतु लगन में आएगा तब राहु कहाँ चला जाएगा? 7वें में, तब अनंत नहीं बनेगा, तब तक्षक बनेगा। यानी राहु जहां बैठा है कुंडली में उस हिसाब से देख करके निर्धारण करना है।
द्वादश भाव में अगर यही काल सर्प बनता है तो शेषनाग नाम का काल सर्प बनता है। द्वादश भाव किस चीज का है? आपके खर्चे का है, भोग का है, विलास का है, लग्जरी का है, सेहत का है, विदेश वगैरह का भी है, ट्रेवलिंग का है, इन्वेस्टमेंट का है 12वां भाव। तो कॉमन समस्याओं के साथ साथ 12वें भाव से जुड़ी हुई चीजों की भी ये समस्याएं उत्पन्न करेगा। गुरुजी, आजकल लोगों का ये कहना है कि काल सर्प दोष पुराने ग्रंथों में नहीं है, आधुनिक जो ज्योतिष लोग हैं इन लोगों ने बनाया हुआ है, इनका ये खुद का बनाया हुआ है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? ये प्रश्न बहुत उचित प्रश्न है। यह प्रश्न बहुत से लोगों की शंकाओं का समाधान करने वाला है। अच्छा, प्राचीन ग्रंथों में काल सर्प का वर्णन नहीं है, लेकिन सर्प साप का वर्णन है, सर्प साप योग का वर्णन है, पहली चीज। यानी इससे मिलता जुलता कुछ वर्णन है। दूसरा, बहुत सारे ग्रंथ नष्ट किए गए, नष्ट हो गए, जल गए। नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगी थी, तो बहुत सारे हमारे ज्योतिष के मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। हो सकता है उनमें से किसी ग्रंथों में रहा हो, लोगों ने पढ़ा रहा हो और फिर वह चीज जो है मौखिक रूप से चली। दर्शकों ध्यान दीजिएगा इस चीज को। मान लीजिए एक बुक है मेरे पास, एक ग्रंथ है, उसमें कुछ लिखी गई है, कुछ बातें लिखी गई हैं, किसी भी विषय पर लिखी गई हैं। तो अब उस ग्रंथ में है तो मुझे जानकारी है, मेरे बाद जो ग्रंथ को पाएगा उसको जानकारी हो जाएगी। मान लीजिए बीच में वह ग्रंथ नष्ट हो गया, तब यह विद्या कैसे आगे बढ़ेगी? ग्रंथ नष्ट हो गया तो मेरे बाद आपने पढ़ा था, आपने पढ़ा था तो आपको जानकारी थी, तो आपने अगली पीढ़ी को पास ऑन कर दिया, फिर अगली पीढ़ी को पास ऑन कर दिए। चूंकि ग्रंथ नष्ट हो गया, मूल ग्रंथ नष्ट हो गया, तो आगे अगर लिखा भी जाएगा तो नॉलेज के हिसाब से अगला व्यक्ति अपनी पुस्तक में ही लिखेगा ना, क्योंकि जिस ग्रंथ में था वो नष्ट हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है। दूसरा, अब यहां पे मैं बहुत अच्छा लॉजिक दे रहा हूं। चलिए मान लेते हैं जो लोग काल सर्प मानते हैं कि हाँ है, दोष होता, ये तो उनके लिए लॉजिक हो गया। अब मैं उनको लॉजिक दे रहा हूं जो मानते हैं काल सर्प नहीं होता है, काल सर्प दोष का जिक्र नहीं है, नहीं होता है। उनको भी मैं समझा देता हूं, उनकी बात में मान लेता हूं कि काल सर्प दोष नहीं है, नहीं होता है। लेकिन जरा विचार करिएगा, क्या पाप कर्तरी योग होता है कि नहीं होता है? शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी। शुभ कर्तरी किसको बोलते हैं? जब कोई ग्रह जहां बैठा है उसके आगे और पीछे शुभ ग्रह आ जाए तो इसको शुभ कर्तरी बोलते हैं। ऐसे अगर किसी भी ग्रह के आगे और पीछे क्रूर ग्रह आ जाए या पाप ग्रह आ जाए तो पाप कर्तरी बनता है। पाप कर्तरी का असर क्या बताया गया है? बुरा। शुभ कर्तरी में ग्रह शुभ हो जाता है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा के आगे गुरु है और पीछे बुध है, तो चंद्रमा, गुरु और बुध दो शुभ ग्रहों के बीच में बैठ गया। भाई आप यहीं बैठे हैं, ठीक है, मैं इधर बैठा हूं, आप इसको ऐसे मान लीजिए संगति का असर होता है लोगों पर, संगति का असर होता है। अब आप हमारे साथ रह रहे हैं तो ज्योतिष का असर आप पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो शुभ ग्रह के साथ रहने से उसकी शुभ संगति ग्रह अपना लेता है और क्रूर ग्रह के साथ रहने पर ग्रह उसकी क्रूर संगति को अपना लेता है। अब यहां काल सर्प के मामले में क्या है? काल सर्प बनता कैसे है? सारे ग्रह राहु केतु के कहां आ जाएंगे? बीच में। यानी सारे ग्रह एक तरफ और एक तरफ राहु और एक तरफ केतु। सारे ग्रह किससे पैक हो गए? राहु और केतु से। क्रूर ग्रह से पैक हो गए। दो क्रूर ग्रह से पैक हो गए ना, सारे ग्रह पैक हो गए। कुंडली के आधे भाव और सारे 7 ग्रह पैक हो गए। तो जब एक ग्रह और एक भाव के लिए पाप कर्तरी काम करता, यहां तो सभी ग्रहों पे पाप कर्तरी लग गया। सारे ग्रह राहु केतु के बीच में आ गए और आपके 5 घर को छोड़ के सारे घर राहु केतु के इन्फ्लुएंस में आ गए। तो मान लीजिए काल सर्प नहीं होता है, इस चीज को मानेंगे ना कि पाप कर्तरी होता है, राहु केतु से पाप कर्तरी में आ गए। अब उस दुष्प्रभाव को चाहे काल सर्प का नाम देके समझ लीजिए, चाहे कुंडली में पूर्ण पाप कर्तरी योग से समझ लीजिए, फल वही आएगा। भाई हम किसी फल को सेब कह रहे हैं और उसी फल को दूसरी जगह कुछ और कहते हैं, हम खीर कहते हैं, कहीं दूसरी जगह पर कुछ और कहते हैं, लेकिन है चीज वही, रिजल्ट वही आएगा। मीठा कोई भी खाएगा, कोई मीठा कह के खा रहा है, कोई स्वीट्स कह के खा रहा है असर वही। तो आप जो लोग काल सर्प नहीं मानते वो पूर्ण पाप कर्तरी नाम दे लें,
असर वही आएगा, क्योंकि पाप कर्तरी योग बना है तो वो जीवन में समस्याएं और परेशानियां उत्पन्न करने वाला है। तो काल सर्प दोष है नहीं है, ये डाउट मुझे उम्मीद है दोनों पक्षों के लिए मैंने बता दिया। जो मानते हैं उनके पक्ष में भी तर्क है, जो नहीं मानते हैं उनके पक्ष में भी तर्क है। गुरुजी, काल सर्प दोष का प्रभाव कब ज्यादा हो सकता है, कब कम हो सकता है? हाँ, इसके क्या प्रभाव है, कैसे हो सकता है ये? देखिए, काल सर्प दोष जो है इसका हमेशा एक ही प्रकार का प्रभाव रहेगा, सब कुंडलियों में जरूरी नहीं है। कम ज्यादा हो सकता, वैसे भी किसी को कम गर्मी लगती है, किसी को ज्यादा लगती है, किसी को कम ठंडी में ही सर्दी हो जाती है, किसी को ज्यादा सर्दी में भी। मौसम ठंडा है तब भी सर्दी नहीं हो रही है, मतलब जुकाम नहीं हो रहा है। किसी को एक थोड़ा सा मौसम बदला जुकाम हो गया। तो अलग अलग लोगों पर कुंडली के हिसाब से इसका जो काल सर्प का प्रभाव है उसका उसकी मात्रा घट और बढ़ सकती है। इम्पैक्ट जो है कम ज्यादा हो सकता है। कैसे? अब किसी की कुंडली में काल सर्प दोष मान लीजिए बना है, लेकिन जो भीतर 5 ग्रह हैं, राहु केतु के भीतर जो 5 ग्रह हैं वो ग्रह बलवान हैं, उच्च के हैं, मित्र राशि में हैं, अच्छे योग बना के बैठे हैं। अगर ग्रह बलवान है, मान लीजिए आप एक ग्रह हैं, शेर हैं, आप बलवान हैं, और काल सर्प को एक जाली मान लीजिए, जाली में सिंह को बांध दिया गया। अब अगर जो बधा हुआ है अगर वो बलवान होगा तो उससे लड़ करके बाहर निकल लेगा, कमजोर होगा तो नहीं निकल पाएगा। तो काल सर्प जो बंधन डाल रहा है, अगर भीतर बैठे हुए ग्रह बलवान हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, तो वो लड़ेंगे, यानी व्यक्ति जीवन में लड़ेगा, स्ट्रगल करेगा और बाद में सफल हो जाएगा। लेकिन अब भीतर के ग्रह कमजोर हैं तो व्यक्ति लड़ता ही रहेगा, संघर्ष ही करता रहेगा, तोड़ नहीं पाएगा। एक तो ये हो गया कि भीतर के ग्रह मजबूत होने चाहिए। दूसरा यह भी है कि राहु केतु का जो काल सर्प दोष बन रहा है, अब राहु केतु के ऊपर शुभ ग्रह का प्रभाव आ जाए। ग्रहों का प्रभाव कैसे आता है? या तो ग्रह साथ बैठ जाएगा या तो ग्रह उसे दृष्टि डालेगा। तो राहु केतु पर अगर शुभ ग्रह का प्रभाव आ गया, दृष्टि पड़ गई, उसी के साथ में कोई शुभ ग्रह भी बैठ गया है, तो भी यह योग जो है कमजोर पड़ जाएगा। इसमें जो है व्यक्ति लड़ करके इस दुर्योग से बाहर आएगा और अंत में विजेता के रूप में स्थापित होगा। मतलब ये कहने का है कि राहु केतु ने बंधन लगाया है, भीतर के ग्रह मजबूत हो, राहु केतु पे शुभ प्रभाव पड़ गया हो तो यह कम असरकारी हो जाएगा। वहीं राहु केतु के ऊपर क्रूर ग्रह का प्रभाव आ जाए, भीतर ग्रह कमजोर हो, तो दुष्प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। दूसरा इसको ऐसे समझ सकते हैं, काल सर्प दोष तो एक दोष हुआ, लेकिन अब इस दोष के अलावा भीतर जो है अन्य दोष भी बन के बैठे हो। भाई एक दोष तो काल सर्प दोष है ही, लेकिन अंदर जो 7 ग्रह हैं वो आपस में भी दोष लगा करके बैठे हुए हैं। सूर्य शनि का अंधक दोष आ गया, विष योग आ गया, 2 ग्रह नीच के हैं, अस्त हैं, तो इस प्रकार से दुष्प्रभाव और बढ़ जाएगा। तो ये दोनों चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। एक प्रश्न और आता है, लोग जैसे बोलते हैं कि राहु के साथ या केतु के साथ कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ है तो काफी क्वेरी इस पे आती है, वो बोलते हैं कि क्या ये खत्म हो गया है? इस पे क्या विचार है? नहीं, कहाँ खत्म हो जाएगा, वही मैं बता रहा हूं, कोई अच्छा ग्रह बैठा हो यानी शुभ ग्रह बैठा हो, शुभ ग्रह बैठेगा तो असर कम करेगा, खत्म नहीं करेगा, खत्म नहीं होता है। गुरुजी, क्या काल सर्प दोष कभी अच्छा परिणाम भी देता है? काल सर्प दोष के बारे में जो रिसर्च किया जा रहा है, हम जैसे आधुनिक ज्योतिषी रिसर्च कर रहे हैं, उसमें से कुछ पॉइंट निकल के आए हुए हैं कि काल सर्प दोष संघर्ष के बाद सफलता दे दे, ऐसे कुछ योग बनते हैं। इसके बारे में, इसको आप राजयोग की कैटेगरी में भी ले जा सकते हैं। क्या क्या योग बनते हैं ध्यान से देखिएगा, सुन लीजिए। काल सर्प दोष बनेगा राहु केतु से। अब आपको यह देखना है राहु जिस राशि में बैठा है, राहु केतु दोनों पे बातें लागू करेंगे, मैं राहु बोल के बात कर रहा हूं, दोनों को आप देख सकते हैं। राहु जिस राशि में बैठा है, अगर उस राशि के स्वामी की दृष्टि पड़ जाए राहु पर, राहु बैठा है बृहस्पति के घर में, अब बृहस्पति दृष्टि डाल दे
राहु जिस राशि में बैठा है, केतु जिस राशि में बैठा है, यानी राशि लॉर्ड इन पर दृष्टि डाल दे, या इन्हीं के साथ बैठ गया हो, या राशि लॉर्ड इनका उच्च का हो गया हो, तो काल सर्प जो है राजयोग में भी बदल सकता है। कुछ ग्रह और मजबूत होने चाहिए भीतर के, अब भीतर ज्यादा बहुत ज्यादा गड़बड़ी है तो एक अकेला अच्छा योग क्या कर पाएगा। लेकिन राहु मान लीजिए तुला राशि में बैठा हुआ है, काल सर्प दोष है, तो तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। अब अगर शुक्र की दृष्टि राहु पर पड़ गई, शुक्र राहु के साथ हो गया, शुक्र उच्च का आ जाए कुंडली में, तो यह काल सर्प दोष राजयोग देने का भी काम करेगा। एक चीज अनुराग जी जानिएगा, काल सर्प दोष जो है अगर इसमें अच्छा प्रभाव भी आ गया तो धन दे देगा, सुख दे देगा, समृद्धि दे देगा, नाम प्रसिद्धि दे देगा। काल सर्प का एक असर तो रहेगा, जीवन का कोई ना कोई पक्ष सूना सूना सा आपको फील होगा, लगेगा कि ये चीज जीवन में मिली होती तो मुझे आंतरिक पर्सनल लेवल पर संतुष्टि मिली होती। आंतरिक संतुष्टि, हाँ, आंतरिक संतुष्टि किसी ना किसी चीज के कारण से खंडित रहेगी। अब काल सर्प दोष एक कुंडली में था, हम बात कर रहे थे, कंसल्टेशन के लिए आया हुआ था, काफी सुखी संपन्न थे, कुंडली में अच्छे योग भी थे, काल सर्प का राजयोग भी बना हुआ था, जो अभी मैंने बताया वो राजयोग बना हुआ था उनकी कुंडली में। हुआ क्या था, सब कुछ ठीक था, बीवी बच्चे सब थे, और ऐसा भी नहीं है कि नई नई शादी हुई थी, बच्चे भी 12-15 साल के थे उनके, लेकिन वो किसी से प्रेम करते थे, उनसे शादी नहीं हो पाई थी। शादी के इतने वर्ष बाद जब बच्चे 12-15 साल के हो चुके थे उनके, तो भी उनको मन में वो टीस सता रही थी, पंडित जी आज भी बहुत याद आती है, रो दिए थे बात करते हुए। तो वो अंदर से उनको एक सूनापन, खालीपन दे रहा है ना, बाहर से खुश है, सुखी है, समृद्ध है, पत्नी है, बच्चे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन अंदर से एक खालीपन, एक संताप है। तो ये असर भी काल सर्प दोष का आता है। काल सर्प दोष बन गया गुरुजी, तो इसके उपाय क्या है? क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं इसकी शांति के लिए? कहीं भी कुंडली ही नहीं, बाहर भी हम देखेंगे, अगर कहीं कोई दोष बनता है तो जिस चीज के कारण से दोष बना हुआ है उपाय हम उसी का करेंगे। आपकी मोबाइल का डिस्प्ले खराब है तो बैटरी पे आप उपाय नहीं करेंगे, डिस्प्ले पे ही काम होगा। तो यह दोष बन किसके कारण से रहा है? राहु के कारण से, केतु के कारण से। तो उपाय भी किसका होगा? राहु का होगा और केतु का होगा। देखिए, राहु और केतु सर्प है, राहु सर्प का मुख है, केतु जो है पूरी बॉडी है, सिर वाला हिस्सा छोड़ दीजिए तो पूरा धड़ केतु है। अब जब राहु और केतु दोनों मिल जाएंगे, राहु क्या है? सिर है, केतु क्या है? धड़ है, दोनों मिलेंगे तो पूरा क्या बन जाएगा? सर्प बन जाएगा। और सर्प को हम किस चीज का प्रतीक मानते हैं? काल का। सर्प जो है काल का प्रतीक है, इसीलिए राहु केतु से बनने वाले इस दुर्योग को काल सर्प कहते हैं। राहु केतु ने सबको बाधा, एक 5 घर लगातार खाली मिला और ये दोनों जुड़ गए, पूरा सर्प फॉर्म हो गया। और जब सर्प फॉर्म हो गया, आकृति ले लिया, तो सर्प काल का स्वरूप है, इसीलिए इसको काल सर्प बोलते हैं। उपाय बहुत दमदार बता रहा हूं और इसी उपाय से ही लाभ मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। राहु हो गया तो राहु के मंत्रों का जाप होगा, केतु से बन रहा, केतु के मंत्रों का जाप होगा, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? सर्प। तो सर्प सूक्ति होता है, जिसको सर्प सूक्ति बोलिए चाहे नाग सूक्ति बोलिए, और नाग गायत्री। राहु का जप, केतु का मंत्र जप, नाग गायत्री और सर्प सूक्ति का पाठ होगा। राहु केतु से बन रहा तो राहु केतु का मंत्र जाप हो गया, और दूसरा दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? सर्प बना रहे हैं, काल सर्प। तो सर्प के लिए क्या क्या होगा? सर्प सूक्ति और सर्प गायत्री। ये राहु के 80,000 मंत्र, केतु के 70,000 मंत्र, नाग गायत्री 5100 मंत्र और सर्प सूक्ति का 101 बार पाठ करके हवन करने से यह दोष बहुत शुद्ध रूप से मिनिमाइज हो जाता है। मतलब 95% जो है इसका दुष्प्रभाव नील हो जाता है। तो यही विधि है। राहु के वस्तु का दान करना है, साथ में जब आप जप करें, हवन करें, तो उसके बाद राहु के वस्तुओं का दान भी करिए। दान से क्या होता है? ग्रह कमजोर हो जाता है, दान से दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं। कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो बताइए, रक्तदान के बाद उस व्यक्ति के अंदर शारीरिक कमजोरी आती है ना,
परमानेंट नहीं आएगी, क्षणिक आती है ना। तो अगर किसी ग्रह को भी कमजोर करना तो उसके वस्तु का दान करेंगे। उस वस्तु में उस ग्रह की पावर होती है, उस ग्रह की एनर्जी होती है। जब आप उसे अपने हाथ लगा करके अपने से दूर करते हैं, दूसरे को देते हैं, तो वो एनर्जी भी वह दूसरा व्यक्ति लेकर के जाता है। रक्तदान आप करेंगे तो आपके रक्त में जो गुण अवगुण है वो भी तो व्यक्ति लेके जाएगा। और अगर किसी से खून ले रहे हैं, किसी का खून चढ़ेगा, जिसको चढ़ रहा है उसको क्या मिलती है? ताकत। दान लेने से जो व्यक्ति लेगा उस ग्रह की ताकत को भी ले लेगा, और दान करेंगे तो उस ग्रह की ताकत, उस ग्रह के बल, गुण अवगुण को भी आप दूसरे को देंगे। तो काल सर्प है, दुष्प्रभावी है, तो जब इसकी वस्तु का दान करेंगे तो काल सर्प का दुष्प्रभाव भी उसी दान के वस्तु के साथ में चला जाएगा। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह गड़बड़ है तो उस ग्रह का दान नहीं लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरा राहु अष्टम में है, मुझे अशुभ फल देता है। अब मैं राहु का अगर दान लूंगा तो मेरा राहु और बलवान हो जाएगा, जबकि मेरा राहु गड़बड़ है, मुझे उसे कमजोर करना है, वो अशुभ फल दे रहा है। कोई आपका ग्रह गड़बड़ है, अशुभ फल दे रहा है, तो अगर उसकी वस्तु का दान लेंगे तो वह और गड़बड़ देगा, क्योंकि आपको दान उसका लेना नहीं चाहिए बल्कि दान उसका देना चाहिए। तो ये भी डिसाइड करना चाहिए। तो इस प्रकार से काल सर्प का उपाय है, घर में मोर पंख रख लेना, भगवान शंकर की उपासना करना, अभिषेक करना भगवान शिव का, रुद्राभिषेक कराना, ये सब भी उपाय हैं। लेकिन अगर कुंडली के परिप्रेक्ष्य से ग्रहों सीधे देखिए, हमारा एक सिद्धांत है, कुंडली में जो गड़बड़ दिख रहा पहले उस उपाय को करिए। बहुत से लोग आते हैं कि उनके मार्केस की दशा चल रही है, खराब ग्रह दिख रहा है, साफ उनको भी पता है कि ये दशा है ग्रह की, ये ग्रह खराब है, तो बोलेंगे महामृत्युंजय करा लें, ये करा। अरे भाई, जब आपको दिख रहा है कि ये ग्रह गड़बड़ है तो उस ग्रह का कराइए ना। महामृत्युंजय तो आप करा सकते हैं, वो अलग से एडवांटेज देगा। लेकिन अब बृहस्पति गड़बड़ दिख रहा है, बृहस्पति आंखों से देख लिए गड़बड़ है, खुद भी मान रहे, बृहस्पति कराने के बजाय दूसरा इधर उधर टोटका करते फिरेंगे तो असर नहीं आएगा। तो काल सर्प में ये पूरे उपाय होंगे। अलग से आप अभिषेक करिए, रुद्राभिषेक करिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, वो सब आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज देगा। लेकिन जब तक मूल चीज को नहीं सही करेंगे, जिस कारण से फॉर्म हुआ है कर्मों का, ये पूरा संसार कर्म बंधन में बंधा हुआ है। अपराध आपने राहु केतु का किया है पूर्व जन्मों में, तो उन्हीं के निमित्त उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्मों का बंधन वही भगवान शिव विष्णु ने ही बनाया है, भोगना पड़ेगा। गुरु जी, अगला प्रश्न ये होता है, जैसे लोग पूछते हैं कि मैंने काल सर्प दोष का शांति उज्जैन में करवाया हुआ है या फिर कई अन्य जगह पे करवाया हुआ है, कई लोगों को बैठा के एक साथ करा दिया जाता है, तो उसका क्या प्रभाव होता है? क्या उससे काल सर्प दोष कम होता है, उसका प्रभाव कम होता है? देखिए, हमने और आपने इस चीज को काफी करीब से देखा है, और इन्हीं, चूंकि ज्योतिष हमारा फील्ड है तो रिसर्च करने के लिए हम लोग जहां पर सामूहिक रूप से पूजा करा देते हैं, ऐसे स्थानों पर हमने भ्रमण किया है, वहां पर रुके हैं और ऑब्जर्व किए हुए हैं कि कैसे क्या कराते हैं। उज्जैन में तो अक्सर क्या है कि 15-20 लोगों को एक साथ बैठा देंगे, सबको किट दे देंगे, एक पंडित जी आसन पे बैठ गए, मंत्र मंत्र बोल दिए, फूल अच्छत छिड़कवा के बोले कि नदी में प्रभावित कर दीजिए। इस प्रकार से इस दोष का लाभ नहीं मिलेगा, दोष की शांति नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। देखिए, इसमें मंत्र जाप हुआ नहीं, न राहु का हुआ न केतु का हुआ, और मिलके सर्प बन रहा है। सर्प के लिए सिर्फ फूल अच्छत छिड़कने से कुछ नहीं होता है, निमित्त में मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत का फल अलग है। अब 80,000 मंत्र जाप करने में 4 ब्राह्मण 5 ब्राह्मण लगेंगे, केतु के लिए ऐसे लगेंगे, नाग गायत्री सर्प सुक्ति में भी लगेंगे, और वहां एक आदमी बैठा 2.5 घंटे में सबका करा दिया। थोड़ा सस्ता पड़ता है, 1000, 1100, 2100 ले लिए। अब 20 लोग हो गए तो उनका तो निकल गया बजट, क्योंकि 20 लोग 2-2 हजार रुपए दे दिए। लेकिन ऐसे निजी स्तर पर कराने पर, मंत्र जाप हो, अनुष्ठान हवन हो, तो खर्चा ज्यादा आएगा, लेकिन काम भी यही करेगा। सामूहिक वाला जो काल सर्प दोष है, आप ये मान के काल सर्प दोष की शांति कराइए कि आप अपनी कुंडली के पाप कर्तरी योग की शांति करा रहे हैं। पूरी कुंडली पे पाप कर्तरी लगा हुआ है, इधर सारे ग्रह बंद है, इधर भी राहु केतु का ही इन्फ्लुएंस है, दोनों तरफ। एक तरफ राहु केतु सारे ग्रह को बंद कर लेंगे और दूसरी तरफ राहु का सिर और पूंछ ही रहेगा, कोई दूसरा नहीं रहेगा।
तो पूरी कुंडली पे जब पाप कर्तरी लगा हुआ है तो थोड़ा विधिवत और ढंग से इसकी शांति जरूरी है। मेरा मानना यह है कि ये जो सामूहिक रूप से हो जाते हैं ये काम नहीं करता है। कुछ भी काम नहीं करते या थोड़ा बहुत इफेक्ट? कुछ नहीं, फूल अच्छा चढ़ाने से क्या लाभ होने वाला है? आप कहीं जा रहे हैं, 2 फूल आपके ऊपर कोई फेंक दिया, क्या पा जाएंगे? स्वागत करिए। सत्य मंत्र, कलयुग में मंत्र जाप की ही महिमा बताई गई है। कलयुग केवल नाम आधारा, सबने सुना है। तुलसीदास जी बोल दिए कि कलयुग में सिर्फ नाम का आधार है। तो ये जो मंत्र जाप होता है ये नाम ही है। राहवे नमः मतलब क्या होता है? राहवे मतलब राहु, नमः माने नमस्कार। नमस्कार। बार बार आप नमस्कार कर रहे हैं, यानी शरणागति कर रहे हैं, चरणों में पड़ रहे हैं। और जब किसी को खुश करना है, किसी की कृपा पानी है, तो हमें उसके चरणों में जाना होगा, नमस्कार करना होगा, शरणागति करनी होगी। तो मंत्र जाप ऐसे ही काम करता है। अब चूंकि जो लोग ज्योतिष जान रहे हैं, जो कुंडली को समझ रहे हैं कि क्या कैसे दोष योग बनता है, अच्छा बुरा, वो लोग इस चीज को समझ जाते हैं। लेकिन जिनको ज्योतिष की नॉलेज नहीं है, उनको बता दिया गया आइए 20 लोग बैठेंगे, एक साथ करा देंगे, 1.5 घंटे में काम खत्म हो जाता है। तो मेरा जहां तक अनुभव है वह काम नहीं करता है। चूंकि यहाँ पर देखिए, मेरा भी परिवार है, हमारे भी रिश्तेदार हैं, तमाम लोग हैं। किसी ना किसी में काल सर्प कई लोगों की कुंडलियों में रहा है, तो हमको इसका एक्सपेरिमेंट करने का अवसर भी मिला है। आपने भी देखा, तमाम लोगों का हम लोगों ने इस विधि से कराया। उसके बाद उनके जीवन में उस दोष का असर कम हुआ, उनको राहत मिलती हुई नजर आई है, दिखाई दिया, जबकि वो उसके पहले वहां जाके करा चुके थे। उसके बाद भी समस्याएं उनकी समस्याएं वैसी वैसी थी। उनको फिर इस विधि से कराने के बाद में उनके ऊपर आक्षेप आरोप जो झूठे लग रहे थे वो सब खत्म हुए, पारिवारिक मतभेद खत्म हुआ, अच्छी जिंदगी मिल जाती है अगर ढंग से काल सर्प दोष की शांति करा दी जाए। गुरुजी, लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों मिलके अगर काल सर्प योग देखना हो तो कैसे देखेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे प्रश्न आते भी हैं, आप लोगों के मन में डाउट भी होगा कि काल सर्प दोष लगन कुंडली में है, चलित में नहीं है, या चलित में है लगन में नहीं है, या फिर दोनों में है। तो इसको कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। लग्न कुंडली और चलित कुंडली का रोल क्या होता है? कोई भी अच्छा योग या बुरा योग आपकी लगन कुंडली में बना है और वही अगर आपके चलित में भी रिपीट हुआ है, तो उस योग या दोष का असर जीवन में परमानेंट मिलेगा। अच्छा, परमानेंट का मतलब यह है, आप देखिए कि कोई व्यक्ति लगातार बीमार है, हमेशा बीमार रहता है, कभी सिर दर्द करेगा, कभी कमर दर्द करेगा, कभी पैर दर्द करेगा, परमानेंट है। और इसको अगर हम देखें परमानेंट नहीं है तो चलिए आज सिर दर्द किया, 4-6 महीने बाद कमर दर्द कर रहा है, फिर 8-10 महीने बाद ये जनरल हो गया। इस तरीके से तो किसी को भी हो सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर कोई अच्छा योग लगन कुंडली में और चलित दोनों में बन गया है तो उसका असर आपको जीवन में परमानेंट मिलेगा। धन का योग लगन कुंडली में आ गया, राजयोग चलित में आ गया, तो जब राजयोग शुरू होगा, समय आएगा, तो जब एक बार आ जाएगा तो जीवन भर चलेगा। आपकी 7.5 आए, खराब दशा आए, मारक आए, लेकिन राजयोग काम करता रहेगा, वो हमेशा चलता है, हमेशा चलेगा। लेकिन मान लीजिए लगन कुंडली में है और चलित में नहीं है, तो उसका असर आएगा, जीवन में रहेगा, लेकिन अप एंड डाउन रहेगा। कभी बहुत बढ़िया दे देगा जब दशा और गोचर अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन जब दशा गोचर नहीं अच्छा है तो उसका असर भी डाउन हो जाएगा। आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, मंगल से योग बना है, लगन चंद्र लग्न और चलित दोनों में बना है, आपकी प्रॉपर्टी डीलिंग का व्यवसाय, रियल एस्टेट का व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा, हमेशा चलेगा, ऑल वेदर, उसमें नहीं दिक्कत आएगी, चलता रहेगा। लेकिन मान लीजिए लगन में है और चलित में गड़बड़ हो गया, तब क्या होगा? कभी आप साल भर में 12 महीने में 2-4 महीने बहुत अच्छा प्रॉफिट करेंगे, फिर उसके बाद खर्चे निकालेंगे। इस तरीके से ऐसे ही अगर काल सर्प दोष लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों में है तो काल सर्प दोष का दुष्प्रभाव लाइफ में हमेशा मिलेगा। सोमवार से लेकर के रविवार तक 7 दिन 12 महीनों मिलता रहेगा। लेकिन अगर लग्न कुंडली में है, चलित में भंग हो गया है, तो
कभी असर आएगा, कभी रिलीफ मिलेगा, कभी आएगा, कभी रिलीफ मिलता रहेगा, मतलब उसमें वेरिएशंस रहेंगे, हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। अब मान लीजिए लगन कुंडली में काल सर्प नहीं है, चलित में बन रहा है। जब लगन में बनेगा, चूंकि चलित का स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है अनुराग जी, ये चलित कुंडली, नौमांस, दसमांस, इन सबको हम लगन से टैली करते हैं, लग्न से ही मिलान करेंगे। लगन कुंडली का मिलान चलित से नहीं होता है, चलित का मिलान लगन कुंडली से होता है। लगन कुंडली में नहीं है, सिर्फ चलित में है, तो बस वही हाथी के दिखाने के दांत और खाने के दांत, और उसका कोई विशेष असर नहीं है, उतना तो इंसान लड़के जीत लेता है। तो इसलिए अगर जैसे मान लीजिए दूसरे उदाहरण पे मैं ले चल रहा हूं मंगल के, मान लीजिए आप लगन कुंडली से मांगलिक है और चंद्र को ये चलित कुंडली से भी मांगलिक हो गए, चलित में भी मंगल ने भाव नहीं बदला है, लग्न और चलित दोनों से मांगलिक है, यानी अब मांगलिक का जो असर है वह आपके जीवन में परमानेंट हमेशा असर देता रहेगा, हमेशा 12 महीना अपना एक ही मूड से चलेगा। लेकिन लगन में है, चलित में बदल गया है, तो कभी मंगल दोष का असर आएगा, कभी शांति भी आ जाएगी, दोनों में है तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो इस प्रकार से काल सर्प के बारे में भी निर्णय लेना चाहिए। लग्न और चलित के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। बिल्कुल। एक चीज और बताइए गुरुजी, जैसे लग्न कुंडली में हमारे काल सर्प हो और या फिर किसी और भी वर्ग कुंडली में काल सर्प हो, तो उसके क्या प्रभाव होते हैं? देखिए लग्न कुंडली में काल सर्प दोष का प्रभाव आपके जीवन के हर क्षेत्र पे पड़ेगा, क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि लगन कुंडली में लग्न जो है यह सभी भावों का फल लेता है और सब देते हैं अन्य भाव फल। ऐसे जो आपकी वर्ग कुंडलियां हैं, 16 वर्ग कुंडलियां, वो फल देती हैं और उन फलों को लेता कौन है? लगन कुंडली। लग्न कुंडली रिसीव करेगा और ये नौमांस, दसमांस, चतुर्थांश, विषांश, ये सब फल देते हैं, उसको रिसीव कौन करता है? लग्न। तो लग्न कुंडली के काल सर्प दोष की हमने चर्चा कर ली है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके जो पूछने का आशय है कि लगन कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है लेकिन वर्ग कुंडली में है। मेरे लगन कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है लेकिन दसमांश कुंडली में है, लगन कुंडली में नहीं है लेकिन मेरे नौमांश में है, लगन कुंडली में नहीं है चतुर्थांश में है। तो अगर किसी वर्ग कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है तो ये क्या प्रभाव डालेगा? देखिए लगन कुंडली का काल सर्प दोष तो जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगा, लेकिन अगर किसी वर्ग विशेष में बना हुआ है तो उस वर्ग विशेष से जुड़ी हुई बाधाएं आएंगी जीवन में। दसमांश कुंडली किस चीज की है? कैरियर की। D10 कैरियर का है, आपके व्यवसाय का है, कर्मों का है। अब D10 में अगर काल सर्प दोष है, लगन कुंडली में नहीं है, सिर्फ D10 में आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके कामकाज में बाधाएं आएंगी, लेकिन कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं आएगी। बड़ी बाधा तब आएगी जब लगन कुंडली में भी काल सर्प दोष होता और दसमांश में आ जाता, तब दोनों जगह लगन भी बाधित हो रहा है ना, दसमांश भी बाधित हुआ, तब बड़ी बाधा मान के चलिए कि आपके कामकाज में बड़ी बाधा आएगी। लगन कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है, सिर्फ दसमांश में है, तो आपके हर काम में छोटी छोटी रुकावटें आएंगी। आप देखेंगे उसका पहली बार में साइन हो गया, आपको 2 बार कहना पड़ा, साइन हुआ। चतुर्थांश कुंडली में है, लगन में नहीं है, सिर्फ चतुर्थांश में है, आप जमीन लेने जा रहे हैं, छोटी सी बाधाएं आएंगी, पता चला आज जमीन लिखवाने वाले थे तो कुछ कारण पड़ गया, नहीं हुआ, कल हुआ। गाड़ी लेना चाह रहे हैं, जिस तारीख को चाह रहे हैं नहीं मिला, अगली तारीख को मिला। जो गाड़ी चाह रहे हैं कलर की, वो नहीं दूसरे कलर की मिली। हल्की फुल्की बाधाएं आएंगी। लेकिन अगर लगन कुंडली में काल सर्प दोष है, तब देखिए अगर दूसरे वर्ग में बना हुआ है तो उस वर्ग से जुड़ी हुई ज्यादा बाधाएं आएंगी। लगन कुंडली में मान लीजिए आ गया काल सर्प दोष और चतुर्थांश में भी आ गया, अब जमीन जायदाद से जुड़ी हुई बड़ी बाधाएं देगा, क्योंकि लगन में उपलब्ध है ऑलरेडी। तो वर्ग कुंडलियों में भी हम इसे देख सकते हैं, माइनर हल्का सा वहां भी यह दोष उत्पन्न करता है, लेकिन इतनी बड़ी शांति की जरूरत नहीं है। तब राहु के 80 लाख, केतु के 70 लाख, ना गायत्री सर्प सूक्ति, इतने बड़े उपाय की जरूरत नहीं। अगर वर्ग कुंडली में है, उपाय भी दे रहा हूं आप लोगों को, घरेलू उपाय। अगर लगन कुंडली में काल सर्प दोष है या किसी भी वर्ग कुंडली में है, 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष, ध्यान दीजिएगा, कवच बोलते हैं ना, ये काल सर्प का कवच कैसे बनता है?
आप भी समझ लीजिए। काल सर्प का कवच कैसे बनेगा, आप गूढ़ ज्ञान दे रहा हूं। काल सर्प बनता राहु केतु से है, तो राहु केतु का रुद्राक्ष रहेगा 8 मुखी और 9 मुखी। साथ में आपको यह देखना है कि राहु किसकी राशि में है, केतु किसकी राशि में है, उन दोनों ग्रहों का रुद्राक्ष। मान लीजिए कर्क लगन की कुंडली है, लगन में राहु बैठा है, तो सप्तम में क्या चला जाएगा, केतु। तो राहु केतु बना रहे हैं, तो राहु केतु का 8 मुखी 9 मुखी हो गया। और बन कहां रहा है, कर्क लगन में। राहु कर्क में है, 4 नंबर किसका है, चंद्रमा का। तो चंद्रमा का 2 मुखी भी रहेगा। और केतु सप्तम भाव में रहेगा किसकी राशि में, शनि के। शनि का 7 मुखी, यानी 8 मुखी 9 मुखी तो ये फिक्स रहेगा। शेष राहु केतु जिसकी राशि में बैठे हैं उन 2 ग्रहों का, यानी 4 रुद्राक्ष जोड़े जाएंगे मंत्र जाप करके। 8 मुखी पे राहु का मंत्र, 9 मुखी पे केतु का अभिमंत्रण, और शेष जो 2 अलग रुद्राक्ष हैं जिन ग्रहों के हैं उनका अभिमंत्रण करके कवच बना के पहन सकते हैं। लगन कुंडली में है तो भी, और अगर वर्ग कुंडली में है तब क्या करेंगे, तो फिर वर्ग कुंडली वाली राशि देखेंगे। ध्यान दीजिएगा दर्शकों, दशमांश कुंडली में मान लीजिए काल सर्प दोष बना तो राहु केतु का 8 9 मुखी हो जाएगा। अब मान लीजिए दशमांश में राहु जो है तुला राशि में है और केतु मेष राशि में है, तो तुला राशि का स्वामी और मेष राशि के स्वामी का पहनना है। वर्ग कुंडली में है तो जप हवन नहीं कराना है, सिर्फ एक कवच से काम चल जाएगा। लेकिन लगन कुंडली में है तो ये जप हवन अनुष्ठान जरूरी है, उसके बाद यह कवच भी पहन सकते हैं, ज्यादा अच्छा बेहतर रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अच्छा गुरुजी, एक चीज बताइए, क्या सावधानी रखें ताकि जीवन में काल सर्प का दुष्प्रभाव न बढ़े? काल सर्प राहु और केतु से जुड़ा हुआ है। राहु और केतु से संबंधित जो चीजें हैं उन पे ध्यान देना होगा। राहु और केतु से जुड़ी हुई चीजें क्या है, सर्प, काले जीव जंतु, बिच्छू भी विषैले, राहु केतु में सभी विषैले जीव जंतु आ जाते हैं। तो काले जीव जंतुओं पे हिंसा ना करें, बेवजह उनको परेशान ना करें। जैसे कुत्ता हो गया काला है, काले गाय भैंस, काले पक्षी हो गए, सर्प हो गया, बिच्छू हो गया, काली चींटियां भी आती हैं, काले रंग का आदमी ही आ गया हमारी और आपकी तरीके से। तो भी अगर काले रंग का कोई भी जीव जंतु या प्राणी है अनुराग जी, तो उस पे हिंसा नहीं करनी है, सम्मान करना है। हम लोग भी काले हैं, आप लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष हो तो नमस्कार प्रणाम ऐसे काले लोगों को देख के कर लीजिए। ये अलग बात है कि वीडियो एडिटिंग से हम लोग थोड़ा गोरे आ जाते हैं, ठीक है, ये हास परिहास का विषय है। लेकिन बात यही है कुल मिलाकर के, राहु केतु के जो कारकत्व हैं उनसे जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसका मिसयूज, उन पे जो है एग्रेशन दिखाना, ये सब नहीं चलेगा। लूले लंगड़े व्यक्ति, हैंडीकैप्ड लोग किसमें आते हैं, राहु केतु में। ऐसे लोग जब भी मिल जाए तो कुछ ना कुछ उनको भेंट अर्पित करिए, 10 20 50 रुपए जरूर दे दीजिए। काले जीव जंतु हो गए, राहु केतु की वस्तुओं का निरादर ना करिए। तो इस प्रकार से राहु केतु से जुड़ी हुई चीजों के प्रति आप अपनी श्रद्धा भावना व्यक्त करके, सम्मान दे करके इस काल सर्प दोष के दुष्प्रभाव को कंट्रोल रख सकते हैं। वहीं अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है, सर्प मार दिए, काले जीव जंतुओं पर हिंसा कर रहे हैं, तब राहु केतु और बिगड़ जाएंगे। भीख मांगने वाला कोई व्यक्ति आ गया, अपंग आ गया, शारीरिक रूप से असक्षम आ गया, अनादर कर दिए, तो इस दोष का प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। अनुराग जी, अब आप कुछ कोर्स के बारे में बताना चाह रहे थे, उसके बारे में दर्शकों को बता दीजिए। हमारा नया ज्योतिष का कोर्स अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें बेसिक टू एडवांस पूरी एस्ट्रोलॉजी आप लोगों को सिखाई जाएगी। नए बैच में एडमिशन के लिए एडमिशन हमारा 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। लाइव क्लासेस होंगी, इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, हमारे ऐप में मिलेंगे। जो लाइव क्लास आपका होगा डेली वो आपको ऐप में डाल दिया जाएगा, ताकि आप कभी भी किसी भी टाइम इसको देख सकते हैं। फोन के माध्यम से ये सारी जानकारी मिल जाएगी। ये इस कोर्स की विशेषता यह है कि जैसे अन्य किसी कोर्स को आप बाई करते हैं तो आपको सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो दे देते हैं, हम पूरा कोर्स जूम पे लाइव पढ़ाएंगे।
पिछली क्लासेस जो हमारी हुई हैं उसके वीडियोस तो हम आपको दे ही देंगे, लेकिन पूरा क्लास 1 से क्लास लास्ट तक, बेसिक से एडवांस तक पूरा जूम पे पढ़ाएंगे लाइव आकर के, ना कि सिर्फ रिकॉर्डिंग दे देंगे आपको। और फीस वगैरह के लिए आप नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, वहां पे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए, किसी भी प्रकार के ग्रह शांति के लिए, रत्न और रुद्राक्ष के लिए हमारे संस्थान में आप संपर्क कर सकते हैं। सारी सेवाएं आपको यहां से मिल जाएंगी। चलिए, धन्यवाद। जय श्री राम।